हेलो योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 ज्योग्राफी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। कल अपन ने दालों के बारे में अध्ययन किया था। दालें क्या हैं? प्रोटीन की सबसे ज़्यादा स्रोत पाया जाता है उनमें। इसके अलावा शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा इनमें जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा इनमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा भारत प्रमुख उत्पादक, दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। इसके अलावा 11% भूभाग पर दालों का उत्पादन किया जाता है। इसके बारे में अपन ने कल विस्तृत अध्ययन किया था। आज अपन अन्य फसलों के बारे में विस्तृत गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, जिसमें अपनी आती है चना। दालों के अंतर्गत जो मुख्य फसल आती है वो आती है चना। तो चने के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए चना। चना, हेडिंग लगाइए चना। देखो, अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? दालों के बारे में। और दालों में जो पहली मुख्य फसल है वो कौन सी है? चना। तो देखो, यह एक उपोष्ण कटिबंधीय, कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। सबसे पहले लिखिए, यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उपोष्ण कटिबंधीय, यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। सबसे पहली लाइन तो यही है कि यह कैसी फसल है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। और यह एक रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी के फसल के अंतर्गत आती है। तो दूसरी लाइन लिखिए, यह एक रबी की फसल है। यह एक रबी की फसल है। यह एक रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। तो दूसरी लाइन हो गई अपनी, यह एक किसकी फसल है? रबी की फसल है। पहली क्या हो गई? यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। दूसरी यह है कि यह कौन सी फसल है? रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाने वाली प्रमुख दाल फसल है। इसके अंतर्गत देखो, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र, देखो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के 2.8% भाग पर उत्पादित की जाती है। तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र, लिखिए, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र, कुल बोए गए क्षेत्र, बोए गए क्षेत्र के 2.8% भाग पर उत्पादित की जाती है। कितने परसेंट भाग पर? 2.8%। 2.8% भाग पर उत्पादित की जाती है। भाग पर उत्पादित की जाती है। उत्पादित की जाती है। देखो, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.8% भाग पर किसका उत्पादन किया जाता है? चने का उत्पादन किया जाता है। देखो, इसे भारत के मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में बोया जाता है। इसे भारत के मध्य, लिखिए, इसे भारत के मध्य, इसे भारत के मध्य, भारत के मध्य पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भाग पर बोया जाता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में बोया जाता है। इसे भारत के मध्य एवं पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भाग पर बोया जाता है। बोया जाता है। देखो, चने का प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो गया? ये भारत के मध्य भाग में बोया जाता है। किसमें? भारत के मध्य भाग में, इसके अलावा पश्चिमी भाग में, और इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी भाग में। भारत के मध्य भाग में, पश्चिमी भाग में और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में इसको प्रमुख रूप से बोया जाता है। इसे उत्पादित करने के लिए 1 या 2 हल्की वर्षा या सिंचाई, इसे उत्पादित करने के लिए, लिखिए सबसे पहले, इसे उत्पादित करने के लिए, इसे उत्पादित करने के लिए, उत्पादित करने के लिए, वर्ष में 1 या 2, 1 या 2 हल्की बौछारें, हल्की बौछारें या वर्षा
हल्की बौछारें या सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। तो देखो, इसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको वर्ष में एक या दो हल्की बौछारें, या तो वर्षा हो जाएगी हल्की बौछारें के द्वारा, या फिर एक या दो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसके उत्पादन में? चने के उत्पादन में ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसमें एक या दो वर्षा से या सिंचाई से काम चल जाता है। देखो, इसके प्रमुख क्षेत्र लिखिए। प्रमुख क्षेत्र, देखो प्रमुख क्षेत्र लिखिए। प्रमुख क्षेत्र कौन से क्षेत्र? प्रमुख क्षेत्र। देखो, इसके अंतर्गत जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो देखो, चने के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहला आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश लिखिए, मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र। देखो, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इसके अलावा देखो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के कुछ भाग। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना, कौन सा गाना? तेलंगाना व राजस्थान। तो देखो, चने के प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं उसमें पहला आता है मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं किसके? चने के, जहां पर चना उत्पादित किया जाता है। देखो, दूसरी दाल फसलों के, देखो ये चना कंप्लीट हो गया। दूसरी प्रमुख जो दाल फसल है वो है अरहर, जिसको तुर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तुर भी। अरहर या तुर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखो, ये अपना कंप्लीट हो गया चना। दूसरी प्रमुख जो दाल फसल है वो आती है अरहर या तुर। अरहर को क्या बोलते हैं? तुर। अरहर या तुर। तो हेडिंग लगाइए, अरहर या तुर। अरहर या तुर। अरहर या कोष्टक में तुर। ये दूसरी प्रमुख दाल फसल है, अरहर या तुर। देखो, अरहर या तुर है, ये देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। ये देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। कौन सी? दूसरी। पहली कौन सी है? चना, और दूसरी अरहर, जिसको तुर भी बोलते हैं ना। ये देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। दूसरी प्रमुख दाल फसल है। यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की प्रमुख दाल फसल है। जबकि पहले नंबर की कौन सी है दाल फसल? चना। देखो, इसे लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, पहला नाम तो इसका क्या हो गया? तुर। दूसरा क्या हो गया? लाल चना। तीसरा क्या हो गया? पिजन पी। तो इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखिए, इसे लाल चना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे लाल चना व पिजन पी के नाम से जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है।
तो देखो ये एक दूसरी दाल प्रमुख फसल है। और दूसरी बात है, इसको लाल चना क्या कहा जाता है, इसको लाल चना या फिर पिजन पी, इसको लाल चना या फिर पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। कि इसको अरहर या तुरको, तुर हो गया एक नाम, तो इसका अन्य नाम क्या हो गया, तुर हो गया, दूसरा क्या हो गया, लाल चना, तीसरा क्या हो गया, पिजन पी। तो ये प्रमुख इसके 3 अन्य नाम हो गए। इसका उत्पादन देश के मध्य और दक्षिण भागों में किया जाता है। देखो इसका उत्पादन देश के मध्य और दक्षिण भागों में किया जाता है। तो लिखिए इसका उत्पादन देश के मध्य और दक्षिणी भागों में किया जाता है। मध्य और दक्षिणी भागों में किया जाता है। और दक्षिणी भागों में किया जाता है किसका, अरहर या लाल चना या पिजन पी का दक्षिणी भागों में किया जाता है। तो देखो इसका उत्पादन किसका, अरहर या तुर का जो उत्पादन है, जो देश के मध्य भाग में, या तो देश के मध्य भाग में किया जाता है या फिर देश के दक्षिणी भागों में इसका उत्पादन किया जाता है। अरहर तुर का जो उत्पादन क्षेत्र है वो कौन सा हो गया, देश का मध्य भाग या फिर देश का दक्षिणी भाग। देखो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। कितने % भाग पर, 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। तो लिखिए भारत के कुल बोए गए क्षेत्र, 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 बोए गए क्षेत्र के 2% भाग पर, कितने % भाग पर, 2% भाग पर भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 2% भाग पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन किया जाता है, किया जाता है। तो भारत के कितने % भाग पर इसका उत्पादन किया जाता है, भारत के 2% भाग पर अरहर या तुर का उत्पादन किया जाता है। देखो देश में अरहर के कुल उत्पादन का 1/3 भाग महाराष्ट्र से आता है। अर्थात महाराष्ट्र अरहर के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। देश में कौन सा स्थान रखता है, पहला। कितना उत्पादित करता है, 1/3 भाग। तो लिखिए देश में अरहर उत्पादन का 1/3 भाग, कितना भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 कर लो आप, है ना, 1/3 भी वही बात है, लेकिन 1/3 भाग, 1/3 उत्पादन अकेला महाराष्ट्र से आता है। अकेला महाराष्ट्र से आता है। देखो देश में अरहर उत्पादन का 1/3 भाग, कितना भाग, 1/3 भाग या 1/3 उत्पादन अकेला महाराष्ट्र से आता है। कहां से आता है, महाराष्ट्र से आता है। अर्थात ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि अरहर उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक अरहर उत्पादित करने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र, महाराष्ट्र, जहां से 1/3% भाग उत्पादित किया जाता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य, देखो इसके अलावा भी अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य, तो लिखिए अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य, अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य, अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य, प्रमुख उत्पादक राज्य। देखो अन्य याद रहो या ना रहो, लेकिन प्रथम तो याद रखना चाहिए ना, प्रथम तो याद आपको रहना ही चाहिए। देखो अरहर के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है, महाराष्ट्र रखता है, जो कितना उत्पादित करता है, 1/3% उत्पादित करता है। तो इसके लिए अन्य राज्यों में देखो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखो अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक आएगा। कौन सा नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, फिर आएगा गुजरात, फिर आएगा
मध्य प्रदेश, एमपी, जिसको एमपी बोलते हैं ना, एमपी। तो देखो जो अरहर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो तो रखता है महाराष्ट्र, ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, तो इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए। तो ये प्रमुख दाल वाली फसल हो गई कौन कौन सी, चना व अरहर, जिसको तुर, पिजन पी या लाल चने के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन अध्ययन करेंगे तिलहन फसलों के बारे में, अध्ययन करेंगे किस कौन सी फसलों के बारे में, तिलहन फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए तिलहन फसलें, कौन सी फसलें, तिलहन फसलें। तो हेडिंग लगाइए तिलहन फसलें, कौन सी फसलें, तिलहन फसलें। अब हेडिंग लगाइए कौन सी फसलें, तिलहन फसलें। तो तिलहन फसलों का अपन एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए तिलहन फसलें, कौन सी फसलें, तिलहन फसलें। अपन प्रत्येक बिंदु को छूते हुए चलेंगे ताकि अपना एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। देखो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत भी अपना एक भी प्रश्न, सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं गया। फिर मैं वापस आपसे गारंटी लेता हूं कि वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत भी अपने नोट्सों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसी के अंतर सम्मिलित सारे प्रश्न इसी से नोट्सों से आएंगे। तो हेडिंग लगाइए तिलहन फसलें, कौन सी फसलें, तिलहन फसलें। तो तिलहन, हेडिंग लगाइए तिलहन, तिलहन फसलें। कौन सी फसलों का अपन अध्ययन कर रहे हैं, तिलहन फसलों का अपन अध्ययन कर रहे हैं। देखो तिलहन फसलें, खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। जो खाने योग्य जो तेल निकाला जाता है वो तिलहन फसलों से ही निकाला जाता है। तो लिखिए खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। खाद्य तेल निकालने के लिए, खाद्य तेल निकालने के लिए, खाद्य तेल निकालने के लिए, निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। देखो तिलहन से कौन सा तेल निकलता है, खाद्य तेल, जिसको खाने में प्रयोग लिया जाता है। तो खाद्य तेल निकालने के लिए किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तिलहन का उत्पादन किया जाता है। देखो देखो देश के कुल शस्य क्षेत्र के, शस्य का मतलब कुल बोए गए क्षेत्र का। तो लिखिए देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग, 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 बोए गए क्षेत्र के लगभग, क्षेत्र के लगभग। देखो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती है। कितने परसेंट भाग पर, 14, लगभग 14% भाग पर, कितने परसेंट भाग पर, 14% भाग पर, भाग पर, भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती है। कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तिलहन, तिलहन फसलें बोई जाती हैं, फसलें बोई जाती हैं। तो कितने प्रतिशत भाग पर तिलहन की फसलें बोई जाती हैं, तो 14% भाग पर तिलहन की फसलें बोई जाती हैं, बोई जाती हैं। तो देखो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन की फसलें बोई जाती है। देखो भारत की प्रमुख तिलहन फसलें, भारत में कौन कौन सी प्रमुख तिलहन फसलें हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो भारत की प्रमुख तिलहन फसलें, लिखिए भारत की प्रमुख तिलहन फसलें, भारत की प्रमुख तिलहन फसलें, भारत की प्रमुख तिलहन फसलें, प्रमुख तिलहन फसलें, तिलहन फसलें, तिलहन फसलें। तो भारत की प्रमुख जो तिलहन फसलें हैं वो कौन कौन सी है उनका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो सबसे पहले जो मुख्य तिलहन फसल है भारत की वो है मूंगफली। कौन सी है, मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन। देखो मूंगफली, इसको ध्यान रखना विशेष तौर से, मूंगफली प्रमुख फसल कौन सी है, मूंगफली, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है, मूंगफली। इसके अलावा तोरिया, सरसों, सोयाबीन। देखो तोरिया, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, कौन सा बीन, सोयाबीन,
देखो पहली प्रमुख फसल हो गई तिलहनों में मूंगफली, दूसरी हो गई तोरिया, फिर सरसों, फिर उसके बाद सोयाबीन, इसके बाद आती है सूरजमुखी। ये प्रमुख तिलहन फसलें हैं। सूरजमुखी, कौन सी मुखी? सूरजमुखी, सूरजमुखी। तो ये प्रमुख तिलहन फसलें हो गई। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट आता है मूंगफली से प्रश्न। अगर तिलहन फसलों से अगर प्रश्न आएगा तो मूंगफली से संबंधित आएगा, तो हेडिंग लगाइए तिलहन फसलों के अंतर्गत मूंगफली। कौन सी फसल? मूंगफली। तो हेडिंग लगाइए मूंगफली। कौन सी फसल? मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली। तिलहन फसलों के अंतर्गत जो पहली फसल आती है वो कौन सी है? मुख्य फसल मूंगफली, जो भारत में उत्पादित की जाती है। देखो भारत विश्व का 19.5, भारत विश्व का 19.5 मूंगफली उत्पादन करता है। कितना परसेंट? 19.5% भारत मूंगफली का उत्पादन करता है। किसमें? विश्व में। भारत विश्व का 19.5% देखो भारत विश्व का 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है। मूंगफली का उत्पादन करता है, उत्पादन। देखो अकेला भारत विश्व का 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है। कौन से आंकड़ों के अनुसार? 2017 के आंकड़ों के अनुसार। कौन से आंकड़ों के अनुसार? 2017 के आंकड़ों के अनुसार कितना उत्पादित करता है? विश्व में 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है। मुख्यतः यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। तो लिखिए मुख्यतः यह शुष्क प्रदेशों की, देखो मुख्यतः यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। तो देखो मुख्यतः यह शुष्क प्रदेशों में बोई जाती है। कौन से प्रदेशों में बोई जाती है? शुष्क प्रदेशों में, जहां पर वर्षा आधारित, वर्षा पर निर्भर करती हो वहां की फसलें। तो वर्षा आधारित शुष्क प्रदेशों में यह किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो मूंगफली किसकी फसल है? खरीफ ऋतु की फसल है, खरीफ में बोई जाती है। और यह शुष्क प्रदेशों के वर्षा आधारित क्षेत्रों में बोई जाती है, जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में हो पाती है, उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। दक्षिण भारत में यह रबी की ऋतु में भी बोई जाती है। देखो दक्षिण भारत में यह रबी की ऋतु में बोई जाती है। देखो दक्षिण भारत में कौन से भारत में? दक्षिण भारत की बात चल रही है। दक्षिण भारत में यह रबी की ऋतु में बोई जाती है। रबी की ऋतु में, कौन सी ऋतु में? रबी की ऋतु में बोई जाती है। रबी की ऋतु में बोई जाती है। देखो दक्षिण भारत में, देखो ओवरऑल अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो मूंगफली है वो कौन सी ऋतु की फसल है, तो कौन सी ऋतु की है? खरीफ ऋतु की फसल है ना। और उत्तरी भारत से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तब भी ये खरीफ ऋतु की फसल है। लेकिन अगर स्पेशल नाम आ जाए भाई दक्षिण भारत में जो मूंगफली है वो कौन सी ऋतु की फसल है, तो कौन सी ऋतु की फसल है? रबी की ऋतु की फसल है। रबी जो ऋतु है, रबी की ऋतु है, उसके अंतर्गत इसको बोया जाता है। देखो यह देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र में बोई जाती है। कितने परसेंट भाग पर? 3.6% भाग पर बोई जाती है। तो यह देश में कुल बोए गए क्षेत्र के, यह देश में कुल बोए गए क्षेत्र के, बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर बोई जाती है। 3.6% भाग पर उत्पादित की जाती है। भाग पर उत्पादित की जाती है। देखो पूरे विश्व में तो इसका उत्पादन कितना है? पूरे विश्व में तो इसका उत्पादन 19.5 है, लेकिन देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर यह फसल उत्पादित की जाती है। कौन सी फसल है?
मूंगफली, मूंगफली कितने % भाग पर उत्पादित की जाती है? 3.6% भाग पर उत्पादित की जाती है। देखो प्रमुख उत्पादक राज्य, प्रमुख उत्पादक राज्य में जो पहला आता है वो आता है गुजरात। कौन सा रात? गुजरात। देखो पहला आएगा गुजरात। प्रमुख उत्पादक राज्य है ना, प्रमुख उत्पादक राज्य लिखिए, प्रमुख उत्पादक राज्य, प्रमुख उत्पादक राज्य कहां कहां पर इसका उत्पादन किया जाता है, वो राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो गुजरात हो गया, गुजरात के अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। गुजरात, कौन सी रात? गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, तमिलनाडु, कौन सा नाडु? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये प्रमुख क्षेत्र हैं इसके ना। लेकिन एक विशेष तौर से 2 लाइन और लिखनी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो तमिलनाडु में इसकी पैदावार अधिक है, सबसे ज्यादा पैदावार कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में इसकी पैदावार अधिक है, तो लिखिए तमिलनाडु में, कौन से नाडु में? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, नाडु में इसकी पैदावार अधिक है, इसकी पैदावार अधिक है, पैदावार अधिक है। तमिलनाडु में इसकी पैदावार अधिक है। तो कौन से राज्य में मूंगफली की पैदावार अधिक है? तो तमिलनाडु में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से राज्य में मूंगफली की पैदावार अधिक है? तो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। इसके अलावा देखो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। कौन से राज्यों में इनकी पैदावार कम है मूंगफली की? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसकी पैदावार बहुत कम है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में इसकी पैदावार बहुत कम है। कर्नाटक में इसकी पैदावार बहुत कम है, इसकी पैदावार कम है। देखो सर्वाधिक पैदावार तो कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। और न्यूनतम जो पैदावार है वो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो इसकी पैदावार है वो बहुत ही कम है। किसकी पैदावार? मूंगफली की पैदावार। देखो तोरिया व सरसों, अगली जो तिलहन फसलों में आती है तोरिया व सरसों, तो उसका अध्ययन करते हैं तोरिया व सरसों का। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं तोरिया और सरसों की ओर। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपना आगे चलते हैं। हेडिंग लगाइए तोरिया व सरसों, अन्य तिलहन फसलों में तोरिया व सरसों। तोरिया व सरसों, अन्य तिलहन फसलों में तोरिया व सरसों। तो देखो तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित है। देखो बहुत सारे तिलहन सम्मिलित है तोरिया और सरसों के अंतर्गत। तोरिया व सरसों में, इनमें तोरिया व सरसों में
तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं। बहुत से तिलहन सम्मिलित है। तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं। बहुत सारे तिलहन इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब कौन कौन से हो गए? देखो, राई हो गई, सरसों हो गई, तोरिया हो गई, तारामीरा हो गई। राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा। राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा आदि। तो इसमें बहुत सारी, तोरिया व सरसों में बहुत सारी जो तिलहन फसलें हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। राई हो गई, सरसों हो गई, तोरिया हो गई और तारामीरा हो गई। यह उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उपोष्ण कटिबंधीय। तो यह एक कैसी फसल है? तोरिया व सरसों कैसी फसल है? यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कटिबंधीय फसल है। उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली फसल है। कौन सी? तोरिया व सरसों। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल रबी की ऋतु में बोई जाती है। कौन सी ऋतु में बोई जाती है? तोरिया व सरसों। यह फसल रबी की ऋतु में बोई जाती है। यह फसल रबी की ऋतु में बोई जाती है। रबी की ऋतु में बोई जाती है। यह फसल कौन सी ऋतु में बोई जाती है? रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। सरसों व सरसों व तोरिया। तोरिया व सरसों कौन सी ऋतु में बोई जाती है? रबी की ऋतु में बोई जाती है। यह फसलें पाला सहन नहीं कर सकती। देखो, सबसे मुख्य समस्या क्या है? यह फसलें पाला सहन नहीं कर सकती। तो लिखिए, यह फसलें पाला सहन नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट विशेषता है, पाला सहन नहीं कर सकती। तो देखो, यह फसलें पाला सहन नहीं कर सकती। कौन सी फसलें हो गई? तोरिया व तारामीरा जो फसलें हैं वो पाला सहन नहीं कर सकती, अर्थात अत्यधिक सर्दी सहन नहीं कर सकती। ये अत्यधिक सर्दी के कारण ये नष्ट हो जाती हैं, है ना। तो यह पाला सहन नहीं कर सकती। तो ये प्रमुख फसल हो गई किसके अंतर्गत? तोरिया व सरसों के अंतर्गत। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसी में आगे चलते हैं। थोड़ा सा रह गया है, फिर आगे चलते हैं। देखो, एक दो लाइन इसी में और रह जाती हैं, वो भी इसी में ऐड कर लेना आप, ताकि अपना कोई भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाए। तो वो एक दो लाइन जो रह गई है उसको भी इसी में ऐड कर लेना। देखो, तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 2.5%। देखो, तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र का मतलब तो जानते हो ना, कुल बोया गया क्षेत्र। तो लिखिए, तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र, तिलहन देश के कुल बोए गए क्षेत्र, कुल शस्य क्षेत्र की जगह आप कुल बोए गए क्षेत्र लिख लेना। तिलहन देश के कुल बोए गए क्षेत्र के, तिलहन देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2.5% भाग पर उत्पादित की जाती है। लगभग 2.5% भाग पर, लगभग 2.5%। कितना परसेंट? 2.5%। 2.5% भाग पर उत्पादित की जाती है। भाग पर उत्पादित की जाती है। उत्पादित की जाती है। तो तिलहन देश के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर उत्पादित की जाती है? 2.5% भाग पर उत्पादित की जाती है। इसके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है। किससे आता है? राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। जो तिलहन फसलें हैं तोरिया व सरसों का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो लिखिए, इसके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है।
इसके उत्पादन का इसके उत्पादन का इसके उत्पादन का उत्पादन का एक तिहाई भाग राजस्थान से आता है। राजस्थान से आता है। देखो, इसके उत्पादन का एक तिहाई भाग, 1/3 भाग कहां से आता है? राजस्थान से आता है। राजस्थान से आता है तो सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में हो गया? राजस्थान में। तोरिया व सरसों जो अन्य तिलहन फसलों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। देखो, अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य, देखो पहला तो हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो अन्य प्रमुख उत्पादित राज्य, तो लिखिए अन्य प्रमुख उत्पादित राज्य, तो लिखिए अन्य प्रमुख उत्पादित राज्य, अन्य प्रमुख उत्पादित राज्य। देखो, पहला तो कौन सा हो गया? राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान। इसके अलावा अन्य प्रमुख जो उत्पादित राज्य हैं उनमें आता है कौन कौन से क्षेत्र? हरियाणा व मध्य प्रदेश। हरियाणा व मध्य प्रदेश। तो हरियाणा हो गया, कौन सा हरियाणा? हरियाणा। और दूसरा हो गया प्रदेश, कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, हरियाणा व मध्य प्रदेश इसके प्रमुख अन्य क्षेत्र हो गए। देखो, हरियाणा और पंजाब में इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। ये भी पूछा जा सकता है भाई, इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है? तो वो है हरियाणा और पंजाब में। तो लिखिए हरियाणा और पंजाब में इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा और पंजाब में, पंजाब में इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। हेक्टेयर उत्पादकता। देखो, ओवरऑल सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है राजस्थान में, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है? पंजाब और हरियाणा में। हरियाणा और पंजाब में इसकी जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वो क्या है? अधिक है। किसमें? पंजाब और हरियाणा में इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। देखो, अन्य तिलहन फसलें, अन्य तिलहन फसलों के बारे में भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बाद अन्य तिलहन फसलें, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन देखते हैं अन्य तिलहन फसलें, अन्य तिलहन फसलें, उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। अन्य तिलहन फसलें, अन्य तिलहन फसलें, हेडिंग लगाइए अन्य तिलहन फसलें। हेडिंग लगाइए अन्य तिलहन फसलें, अन्य तिलहन फसलें, अन्य तिलहन फसलें, अन्य तिलहन फसलें। अन्य तिलहन फसलें, तो देखो अन्य तिलहन फसलों में देखो सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। अन्य महत्वपूर्ण तिलहनों में कौन कौन सा आएगा? सोयाबीन व सूरजमुखी। तो लिखिए सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के, सोयाबीन, सोयाबीन तथा सूरजमुखी, तथा सूरजमुखी, सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है, तिलहन फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं। देखो, अन्य में कौन कौन सी आ गई? सोयाबीन और सूरजमुखी। कौन सा मुखी? सूरजमुखी। ये अन्य महत्वपूर्ण तिलहन फसलें हैं। किसकी? भारत की। देखो, सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। तो लिखिए सोयाबीन अधिकतर, सोयाबीन अधिकतर, अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। महाराष्ट्र में बोया जाता है। देखो सोयाबीन अधिकतर, कौन सा बीन? सोयाबीन। सोयाबीन अधिकतर या तो मध्य प्रदेश में बोई जाती है या फिर महाराष्ट्र में। सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का कहां पर होता है? महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में। या तो मध्य प्रदेश हो गया या फिर दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया? महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। देखो ये दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। ये दोनों राज्य मिलकर लगभग देश का, यह दोनों राज्य, यह दोनों राज्य मिलकर देश का 90% सोयाबीन उत्पादित करते हैं। देखो देश का जो 90% सोयाबीन है वो कौन से राज्यों में उत्पादित होता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देश का लगभग 90% उत्पादन किया जाता है। देखो सूरजमुखी का उत्पादन राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखो सूरजमुखी का उत्पादन, और सूरजमुखी का उत्पादन, देखो सूरजमुखी का उत्पादन, सूरजमुखी का उत्पादन, मुखी का उत्पादन, देखो सूरजमुखी का उत्पादन कहां पर होता है? देखो राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कौन सा गाना? तेलंगाना। देखो राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए। किसके? सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, जबकि सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादन किया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गई अपनी तिलहन फसलें। अब चलते हैं अपन रेशेदार फसलों की ओर, जिनसे रेशा निकलता है, धागा निकलता है, जिससे थैला, कपड़ा, बोरा, बिस्तर आदि बनाए जाते हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो अब आती हैं रेशेदार फसलें। कौन सी फसलें? रेशेदार फसलें। तो हेडिंग लगाइए रेशेदार फसलें। कौन सी फसलें? रेशेदार फसलें। तो हेडिंग लगाइए रेशेदार फसलें। हेडिंग लगाइए रेशेदार फसलें। तो देखो अपना अध्ययन करेंगे रेशेदार फसलों का। तो देखो कपास तथा जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें। कपास और जूट, कपास और जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास तथा जूट, कपास तथा जूट, कपास तथा जूट, तथा जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। देखो कपास तथा जूट भारत की दो रेशेदार फसलों में कौन कौन सी आती हैं? कपास तथा जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। कौन सी फसलें हैं? रेशेदार फसलें हैं। ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा आदि सामान बनाने के लिए हमें रेशा प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? रेशा प्रदान करती हैं। तो लिखिए ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, ये फसलें हमें देखो ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा, कपड़ा, थैला, कपड़ा, थैला, कपड़ा, थैला, बोरा आदि बनाने के लिए इत्यादि सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करती है। बनाने के लिए रेशा प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? रेशा, धागा प्रदान करती हैं। रेशा प्रदान करती हैं।
एक एक जो रेशेदार फसल है उनका अपन विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। रेशेदार फसलों से अपने को रेशा प्राप्त होता है, जिससे अपन कपड़ा बना सकते हैं, थैला बना सकते हैं, बोरा बना सकते हैं, इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन जिसका अध्ययन करेंगे वो है रेशेदार फसल है, पहली है कपास। तो कपास का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए कपास। रेशेदार फसलों में जो पहली रेशेदार फसल है वो है कपास। तो हेडिंग लगाइए कपास। हेडिंग लगाइए कपास। जो रेशेदार फसल है उसमें पहली फसल है कपास। तो कपास, हेडिंग लगाइए कपास। कौन सी फसल? कपास। तो कपास का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखो, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली या रेगुर मिट्टी। तो सबसे पहले लिखिए कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी। कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त मिट्टी काली या रेगुर या कपासी होती है। देखो, कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है वो काली होती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं और कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। कपासी मृदा के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उस कपास की खेती करने के लिए सर्वोत्तम होती है। देखो, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। तो लिखिए कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय फसल है। अब उष्ण कटिबंधीय फसलों को कौन सी ऋतु में बोया जाता है? उष्ण कटिबंधीय फसल है। अब उष्ण कटिबंधीय फसलों को अपन बोते हैं खरीफ ऋतु में। यह एक खरीफ फसल है। यह खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। देखो, कौन सी ऋतु में बोई जाती है? खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कपास कौन सी फसल है, तो उष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय फसल है जो कौन सी ऋतु में बोई जाती है? खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। तो खरीफ की ऋतु की प्रमुख फसल कौन सी हो गई? कपास हो गई, जो कौन सी ऋतु में बोई जाती है? खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय, अब देश विभाजन कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 को। तो अधिकतर कपास उत्पादक क्षेत्र हैं वो कहां चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। तो देख लिए, लिखिए देश विभाजन के समय अधिकतर, लिखिए देश विभाजन के समय, देश देखो, देश विभाजन के समय अधिकतर कपास उत्पादित क्षेत्र, कपास उत्पादित क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। कहां चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। जब देश का बंटवारा हुआ था तो अधिकतर जो कपास उत्पादित क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। कहां चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। कहां चले गए थे? पाकिस्तान में। देश का बंटवारा कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। 14 AUG अगस्त 1947 को जब देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो अधिकतर जो कपास उत्पादित क्षेत्र थे वो कहां चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। कहां चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। इस कारण से कपास उत्पादित क्षेत्र भारत में कम हो गए थे। कपास उत्पादित क्षेत्र भारत में कम हो गए थे। भारत छोटे रेशे वाली भारतीय, भारत छोटे रेशे वाली भारतीय, लिखिए भारत छोटे रेशे वाली, भारत छोटे रेशे वाली, छोटे रेशे वाली, रेशे वाली भारतीय, भारतीय तथा लंबे रेशे वाली, तथा लंबे रेशे वाली, लंबे रेशे वाली, रेशे वाली अमेरिकन, अमेरिकन
देखो, भारत छोटे रेशे वाली जो कपास थी वो भारतीय थी कपास थी। कौन सी कपास थी? भारतीय कपास थी। लेकिन जो लंबे रेशे वाली कपास थी वो अमेरिकन कपास थी। दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता था, लेकिन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता था। दोनों दोनों है ना, दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता था। प्रकार की कपास का उत्पादन करता था। उत्पादन करता था। देखो, भारत में जो छोटे रेशे वाली कपास थी जिसको भारतीय कपास बोलते हैं, और जो लंबे रेशे वाली कपास थी जिसको अमेरिकन कपास बोलते हैं। लंबे रेशे वाली कपास कहां पर उत्पादित की जाती है? अमेरिका में। तो लंबे रेशे वाली कपास और भारतीय कपास, जो छोटे रेशे वाली कपास, दोनों प्रकार की कपासों का उत्पादन कौन करता था? भारत करता था। लंबे रेशे वालों की भी और छोटे रेशे वाली कपास का भी उत्पादन भारत करता था। देखो, अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में, देखो अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में, अमेरिकन कपास को जो लंबे रेशे वाली है, अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। देखो, अमेरिकन जो कपास थी, लंबे रेशे वाली कपास है, उसको देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में, कौन से भागों में? देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। नरमा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी मोस्ट पर्सन है, वेरी मोस्ट, है ना। अमेरिकन कपास जो लंबे रेशे वाली फसल है उसको उत्तरी पश्चिमी, देश के जो उत्तरी पश्चिमी भागों में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में इसको नरमा कहा जाता है। देखो, भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान कौन सा है? भारत का। भारत का कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। तो देखिए, भारत का कपास के उत्पादन में भारत का कपास के उत्पादन में किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान है, और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। पहला स्थान किसका हो गया? चीन का, और दूसरा स्थान किसका हो गया? भारत का। किसका हो गया? भारत का। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद पहला चीन का हो गया और दूसरा भारत का हो गया। दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग, लिखिए, देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7%, कितना? 4.7% भाग पर कपास का उत्पादन किया जाता था। कपास का उत्पादन किया जाता था। देखो, देश के समस्त बोए गए क्षेत्र में, या देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 4.7%, कितना परसेंट? 4.7% भाग पर कपास का उत्पादन किया जाता था। प्रमुख राज्य, देखो कपास उत्पादित प्रमुख राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा प्रमुख है इसमें। तो प्रमुख राज्य लिखिए, प्रमुख राज्य। देखो, प्रमुख राज्य कपास उत्पादन की दृष्टि से जो प्रमुख राज्य हैं उसमें आता है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गुजरात, कौन सी रात? गुजरात। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कौन सा गाना? तेलंगाना। देखो, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा।
देखो प्रमुख कपास उत्पादित राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब तथा हरियाणा प्रमुख इसके राज्य हैं। आप देखते हैं अपन दूसरी जो रेशेदार प्रमुख फसल है वो है जूट। तो जूट का अपन अध्ययन करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन चलते हैं दूसरी जो प्रमुख रेशेदार फसल है वो है जूट। तो जूट की ओर चलते हैं। तो दूसरी प्रमुख रेशेदार फसल जूट। तो अपन जूट का अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए जूट। दूसरी प्रमुख जो रेशेदार फसल है कपास के बाद में वो है जूट। तो जूट का अपन अध्ययन करेंगे। हेडिंग लगाइए जूट। तो जूट जो दूसरी प्रमुख रेशेदार फसल है जूट। अन्य नाम सबसे पहले लिखिए, अन्य नाम गोल्डन फाइबर। देखो सबसे पहले इसका अन्य नाम है गोल्डन फाइबर। तो अन्य नाम गोल्डन फाइबर। कौन सा फाइबर? गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर का मतलब क्या होता है? स्वर्णिम रेशेदार फसल। स्वर्णिम रेशेदार फसल। स्वर्णिम रेशेदार फसल। तो सबसे पहले इसका अन्य नाम आ गया गोल्डन फाइबर या स्वर्णिम रेशेदार फसल, या इसको स्वर्णिम रेशेदार फसल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जूट को। देखो जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे, लिखिए जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरा। देखो जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरा किस किस में काम आता है? जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरा व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। वह अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। सामान बनाने में किया जाता है। तो देखो इसमें मोटे वस्त्र हो गए, थैला हो गया, बोरा हो गया और अन्य सजावटी सामान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जूट का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर या स्वर्णिम रेशेदार फसल के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी। देश विभाजन के समय विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र। देखो देश विभाजन के समय विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र, जूट उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। कहां चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। कहां चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। जब देश का विभाजन हुआ तो देखो कपास उत्पादन के ज्यादातर क्षेत्र भी पाकिस्तान में चले गए थे और जो जूट का उत्पादन के ज्यादातर क्षेत्र भी कहां चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। इनके ज्यादातर क्षेत्र कहां चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। अब पाकिस्तान में जाने के बाद जूट उत्पादक क्षेत्रों में भारत में कमी आ गई, लेकिन धीरे धीरे इसमें प्रगति हुई। अब प्रगति हुई तो क्या हुआ? देखो भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि भारत विश्व का 60%, कितना प्रतिशत? 60% जूट
उत्पादन करता है। अगर पूरा विश्व 100% जूट का उत्पादन करता है तो 60% अकेला कौन सा देश करता है? भारत करता है। भारत विश्व का 60% जूट उत्पादन करता है। देखो जूट उत्पादन कितना कर रहा है भारत विश्व में? 60% जूट उत्पादन कर रहा है। देखो पश्चिम बंगाल देश के, देखो पश्चिम बंगाल देश के, कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देश का, पश्चिम बंगाल देश का, देखो लिखिए पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का, पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का, देश के इस उत्पादन का, इस उत्पादन का, उत्पादन का, देखो पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का, इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। 3/4 भाग पैदा करता है। 3/4 भाग पैदा करता है। कितना परसेंट भाग? 3/4 भाग। 3/4 भाग पैदा करता है। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट कर देना इसको, वेरी मोस्ट, है ना। पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल का स्थान पहला आता है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन से राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहां पर जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जो देश का लगभग 3/4, देश का लगभग 3/4 भाग अकेला पश्चिम बंगाल करता है। तो पहला स्थान जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा आ गया? पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। देखो अन्य प्रमुख क्षेत्रों में बिहार और आसाम भी है। अन्य प्रमुख क्षेत्र, अन्य प्रमुख क्षेत्र, अन्य प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, अन्य प्रमुख क्षेत्र बिहार और आसाम। देखो अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आ गए? बिहार और आसाम, बिहार और आसाम, बिहार और आसाम, बिहार और आसाम, आसाम। लेकिन पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। उसके बाद अन्य क्षेत्रों में बिहार और आसाम इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखो यह देश के कुल शस्य क्षेत्र का, देखो यह देश के कुल शस्य क्षेत्र का 0.5% भाग पर ही बोया जाता है। कितने परसेंट भाग पर? जब देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 0.5% भाग पर ही जूट का उत्पादन किया जाता है। तो लिखिए देश के कुल शस्य क्षेत्र का, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के, देश में, देश के कुल बोए गए क्षेत्र में, कुल बोए गए क्षेत्र, बोए गए क्षेत्र के, गए क्षेत्र के, क्षेत्र के लगभग 0.5%, 0.5%, ये 0 है, ये 0.5% भाग पर ही, भाग पर ही, भाग पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसका देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 0.5% भाग पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन किया जाता है। कितने परसेंट भाग पर? 0.5% भाग पर इसका उत्पादन किया जाता है। देखो अब अपन अन्य फसलों की ओर चलते हैं। ये अपनी कंप्लीट हो गई रेशेदार फसलें, जिनमें प्रमुख रूप से कपास और जूट थी। अब अन्य फसलों में अपन गन्ना देखेंगे, गन्ने के अलावा चाय देखेंगे, कॉफी देखेंगे। इसका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखेंगे गन्ने की फसल। कौन सी फसल? गन्ने की फसल। तो हेडिंग लगाइए गन्ने की फसल। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे। इसी प्रकार अपन जोश और जुनून के साथ एक एक बिंदु का विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं गन्ने की ओर। तो गन्ने की फसल का अपन गन्ने का क्षेत्र देखते हैं। गन्ने की फसल उत्पादित कहाँ कहाँ पर की जाती है, उसका अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए गन्ना, हेडिंग लगाइए गन्ना, हेडिंग लगाइए गन्ना। तो हेडिंग लगाइए गन्ना। अपन गन्ने का विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए गन्ना। गन्ना।
तो देखो गन्ना यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ये कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। और जब उष्णकटिबंधीय फसल होती है उसको कौन सी ऋतु में बोया जाता है? खरीफ ऋतु में बोया जाता है। तो लिखिए यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। कटिबंधीय फसल है। बंधीय फसल है। कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। यह एक ऐसी फसल है उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय फसल है। इसे खरीफ ऋतु में बोया जाता है। इसे कौन सी ऋतु में बोया जाता है? इसे खरीफ ऋतु में बोया जाता है। खरीफ ऋतु में बोया जाता है। कौन सी ऋतु में बोया जाता है? खरीफ ऋतु में बोया जाता है। खरीफ ऋतु में बोया जाता है। तो देखो सबसे पहला तो यह है कि यह कौन सी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। कौन सी ऋतु में बोई जाती है? खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। कौन सी फसल? गन्ना। भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इसकी खेती अधिकतर कौन से क्षेत्रों में की जाती है? सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। कौन से क्षेत्रों में? सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। क्षेत्रों में की जाती है। देखो भारत में इसकी खेती अधिकतर कौन से क्षेत्रों में की जाती है? सिंचित क्षेत्रों में, जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहां पर इसकी खेती की जाती है। ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राजील पहला है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? भारत है। भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूसरा। तो लिखिए ब्राजील के बाद भारत। देखो ब्राजील के बाद भारत, ब्राजील के बाद भारत, ब्राजील के बाद भारत। देखो ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। गन्ना उत्पादक देश है। दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। कौन सा? भारत। पहला कौन सा है? ब्राजील। पहला स्थान गन्ने के उत्पादन में ब्राजील का, दूसरा स्थान किसका है? भारत का। तो दूसरा स्थान किसका है? भारत का। विश्व में गन्ने के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। यह विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन करता है। भारत विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन करता है। भारत विश्व के 19%। कितना परसेंट? 19%। भारत विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन करता है। गन्ने का उत्पादन करता है। देखो भारत विश्व के 19% गन्ने का अकेला उत्पादन करता है। कितने परसेंट गन्ने का उत्पादन करता है? 19% गन्ने का उत्पादन करता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र के 2.4% भाग पर, देखो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.4% भाग पर, 2.4% भाग पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। गन्ने का उत्पादन किया जाता है। देखो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.4% भाग पर किसका उत्पादन किया जाता है? गन्ने का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का, देखो उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। अर्थात गन्ने उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। भारत में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का, जिसमें सर्वाधिक गन्ना उत्पादित होता है। तो उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादित करता है। देखो उत्तर प्रदेश पहला स्थान किसका आ गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादित करता है। अर्थात देश में गन्ने उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वो किसका है? उत्तर प्रदेश का। गन्ना सर्वाधिक कहां पर उत्पादित किया जाता है देश में? उत्तर प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। लगभग कितना परसेंट? 40%। देखो अन्य प्रमुख क्षेत्र, तो लिखिए अन्य प्रमुख क्षेत्र।
अन्य प्रमुख क्षेत्र, अन्य प्रमुख क्षेत्र। देखो अन्य प्रमुख क्षेत्र, गन्ने के जो अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं, देखो पहला तो किसका हो गया, उत्तर प्रदेश का, पहला स्थान तो किसका आ गया, उत्तर प्रदेश का। अब इसके बाद जो दूसरा आएगा वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु, कौन सा नाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके अन्य प्रमुख क्षेत्र हो गए। जबकि पहला प्रमुख फर्स्ट स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का, और अन्य में महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है, जबकि दक्षिण भारत में इसका उत्पादन ज्यादा होता है, किसका, गन्ने का। तो लिखिए उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है, ये भी लिख लीजिए, उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है। उत्तरी भारत में, कौन से भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है, इसका उत्पादन, इसका उत्पादन कम है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि कौन से भारत में गन्ने का उत्पादन कम है, तो उत्तरी भारत में गन्ने का उत्पादन कम है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो पहला स्थान किसका आ गया, इसमें गन्ने उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखो महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश हो गया। जबकि उत्तरी भारत में गन्ने का उत्पादन कम होता है, जबकि दक्षिणी भारत में गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक एक बिंदु का अपन अध्ययन करेंगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं अगली फसल की ओर। तो अगली जो अन्य महत्वपूर्ण फसल है वो है चाय। कौन सी फसल है, चाय। उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे कॉफी का। तो हेडिंग लगाइए चाय, हेडिंग लगाइए गन्ने के बाद में चाय का। अब देखेंगे अपन चाय। देखो चाय का अपन अध्ययन करेंगे, तो हेडिंग लगाइए चाय। हेडिंग लगाइए चाय। देखो चाय, सबसे पहले तो चाय क्या है, एक रोपण फसल है। क्या है, रोपण फसल है, और पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीने के प्रयोग में इसको काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले लिखिए चाय एक रोपण कृषि है। कैसी कृषि है, रोपण कृषि है। चाय एक, सबसे पहले रोपण कृषि है, चाय एक रोपण कृषि है। तो लिखिए चाय एक रोपण कृषि है, चाय एक रोपण कृषि है। कैसी कृषि है, रोपण, चाय एक रोपण कृषि है। देखो चाय एक कैसी कृषि है, रोपण कृषि है, अर्थात इसको रोपते हैं। क्या करते हैं, इसका रोपण किया जाता है। देखो पेय पदार्थ, जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है, जो पीने के प्रयोग में ली जाती है। किसके प्रयोग में ली जाती है, पीने के प्रयोग में इसको काम में लिया जाता है। तो लिखिए जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है, जो पेय पदार्थ के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में, पदार्थ के रूप में, पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। किसके प्रयोग में लिया जाता है इसको, पेय पदार्थ के रूप में, अर्थात पीने के प्रयोग में लिया जाता है। किसको, चाय को। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि हरी चाय की पत्तियां अकिण्वित होती हैं। यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु है इसका। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं। देखिए
काली चाय की पत्तियां, काली चाय की पत्तियां, चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, किण्वित होती हैं, जबकि जबकि हरी चाय की पत्तियां, हरी चाय की पत्तियां अकिण्वित होती हैं, अकिण्वित होती हैं। देखो काली चाय की पत्तियां, कौन सी चाय की पत्ती, काली चाय की पत्तियां तो किण्वित होती हैं, जबकि हरी चाय की पत्तियां, हरी चाय की पत्तियां क्या होती हैं, अकिण्वित होती हैं। तो ये भी इसकी प्रमुख विशेषता है। देखो चाय की पत्तियों में कैफीन व टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। किसकी प्रचुरता पाई जाती है, कैफीन व टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। इसके कारण उसको पीते ही अपने को सुस्ती फुर्ती, देखो सुस्ती रहती है शरीर में, तो उसमें फुर्ती हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है मनुष्य, है ना। तो इसमें क्या पाया जाता है, कैफीन और टैनिन नामक धातु पाई जाती है, जिसके कारण मनुष्य में फुर्ती आ जाती है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य में फुर्ती आती है तो वो फायदेमंद है, फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। अपन को चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, फुर्ती की मात्रा पाई जाती है। इसमें कैफीन और जो टैनिन धातु पाई जाती है, इसके कारण शरीर में फुर्ती आ जाती है। तो लिखिए आलस्य दूर हो जाता है और फुर्ती आ जाती है। तो देखो काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि जो हरी पत्तियां होती हैं वो अकिण्वित होती हैं। इसके अलावा देखो काली चाय की पत्तियों में, देखो चाय की पत्तियों में कैफीन व टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। चाय की पत्तियों में कैफीन व टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। चाय की पत्तियों में कैफीन, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है ना, कैफीन व टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है, टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। तभी तो जो कैफीन और टैनिन जो धातु पाई जाती है, इसके कारण ही तो शरीर में फुर्ती आ जाती है, आलस से दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि चाय फायदेमंद नहीं होती है। इससे शरीर फुर्तीवान हो जाता है, इससे आलस से दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अपने लिए फायदेमंद नहीं है। देखो मूलतः चाय की जो फसल है वो कहाँ का पौधा है, चाय कहाँ का पौधा है, यह चीन का है। मूलतः चीन की फसल है, मूलतः ये कहाँ की फसल है, चीन की फसल है। जो चाय फसल है ये मूलतः चीन की फसल है। यह मूलतः चीन की फसल है। कहाँ की फसल है, चीन देश की फसल है, चीन की फसल है। तो चाय मूलतः कहाँ की फसल है, चीन की फसल है। देखो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसका इंपॉर्टेंट बिंदु है कि चाय की पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कैफीन और टैनिन नामक धातु पाई जाती है। देखो मूलतः ये कहाँ का पौधा है, चीन का पौधा है। भारत में इसकी खेती उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो लिखिए भारत में इसकी खेती उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है, क्षेत्रों में की जाती है। देखो भारत में इसकी खेती उष्णकटिबंधीय जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहां पर इसकी खेती की जाती है। किसकी, चाय की खेती कहां पर की जाती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, सॉरी आर्द्र यहां पे और कर लेना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, चाय की खेती की जाती है। देखो भारत में चाय की खेती 1840 में, देखो भारत में चाय की खेती का प्रारंभ कब हुआ था, 1840 में असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहां पर चाय का उत्पादन किया गया था। तो लिखिए भारत में चाय की खेती 1840 में। तो लिखिए भारत में चाय की खेती 1840 में। भारत में चाय की खेती 1840 में कब की गई थी, 1840 में। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1840 में। देखो भारत में जो चाय की खेती है वो 1840 में कब की गई थी, 1840 में असम की
असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में, कौन सी घाटी में? ब्रह्मपुत्र घाटी में, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। ये वेरी मोस्ट बिंदु है ना, वेरी मोस्ट बिंदु है। भारत में जो चाय की खेती है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1840 में। कौन से राज्य में? असम में। असम की कौन सी घाटी? ब्रह्मपुत्र घाटी में। देखो असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, कौन सी घाटी है? ब्रह्मपुत्र घाटी है, में प्रारंभ हुई, में प्रारंभ हुई, में प्रारंभ हुई, प्रारंभ हुई। असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उसमें इसका प्रारंभ हुआ था। किसका? चाय का। भारत में असम प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। देखो भारत में असम प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। भारत में असम, देखिए भारत में असम प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। चाय उत्पादन क्षेत्र। भारत का जो प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? असम। असम में सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है, तो भारत में असम प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। दक्षिण में चाय की खेती, पश्चिमी घाट की नीलगिरी, दक्षिण में चाय की खेती, लिखिए दक्षिण में चाय की खेती, दक्षिण में चाय की खेती, चाय की खेती, दक्षिण में चाय की खेती, दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी, पश्चिमी घाट की कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी, पश्चिमी घाट की नीलगिरी, पश्चिमी घाट की नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी तथा इलायची, इलायची की पहाड़ियों में की जाती है, की पहाड़ियों में की जाती है, में की जाती है। देखो दक्षिण में जो चाय की खेती है वो पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और इलायची की पहाड़ियां हैं वहां पर उत्पादित की जाती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां हो गई? नीलगिरी की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियां। यहां पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है। इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों वाले क्षेत्रों में ना, इलायची की पहाड़ियों में की जाती है। इलायची की पहाड़ियों के जो ढाल वाले क्षेत्र हैं वहां पर की जाती है। किसकी खेती? चाय की खेती। देखो भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है। विश्व में भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है, तो लिखिए भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है, उत्पादक देश है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है, अग्रणी उत्पादक देश है, अर्थात विश्व में चाय की मात्रा भारत में सबसे ज्यादा की जाती है। लेकिन इसका प्रयोग भी भारत ही स्वयं उपयोग कर लेता है, क्योंकि इसकी जनता ही इतनी भयंकर है, इतनी ही इसकी जनसंख्या है, इसके कारण, है ना। तो भारत चाय के अग्रणी उत्पादक देश है। देखो विश्व का लगभग 21.7%, विश्व का लगभग 21.7% चाय का उत्पादन करता है। विश्व का लगभग 21.7%, विश्व का लगभग 21.7%, 21.7%, विश्व का लगभग 21.7% उत्पादन करता है, उत्पादन करता है। देखो भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है और विश्व का लगभग 21.7% चाय का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? चाय का उत्पादन करता है। कौन सा देश? भारत। देखो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग घटा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग घटा है, तो इसको भी लिखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में, बाजार में भारतीय चाय का भाग घटा है, भारतीय चाय का भाग, भारतीय चाय का भाग, चाय का भाग घटा है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका भाग क्यों घटा है? क्योंकि अपने देश में इतनी बड़ी मात्रा में जनसंख्या है,
कि उसका उपभोग स्वयं ही कर लेती है। देखो उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कर रही है चाय का, लेकिन उसके बाद भी उसका उपभोग भी सर्वाधिक, उपभोक्ता भी किस देश में है? भारत में ही होने के कारण जो उसका उत्पादन भी भारत में ही होता है और उसका उपभोग भी भारत में ही कर लिया जाता है। इसलिए विदेशों में इसका भाग घटा है, विदेशों में इसका भाग बहुत ही कम मात्रा में यूज होने लगा है, क्योंकि अपन इसका निर्यात ही नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर मात्रा में जो चाय का प्रयोग है वो अपन भारत में ही कर लेते हैं। देखो चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। देखो चाय निर्यातक देशों में, निर्यातक देशों की बात चल रही है, किसमें? निर्यातकों में, क्योंकि उत्पादन तो अपन सर्वाधिक कर रहे हैं लेकिन उपभोग भी तो सर्वाधिक कर रहे हैं। इस वजह से अपन निर्यात में अपने देश से दूसरे देशों में जो चाय का निर्यात करते हैं उसमें चीन के बाद अपना दूसरा स्थान आता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इसी में संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। चाय में 2-3-4 लाइन और रह गई, उसका भी इसी में अपन अध्ययन कर लेते हैं, है ना। तो देखो चाय में 1-2 लाइन अपने को और एडिट करनी है। वो क्या करनी है? चाय निर्यातक देशों में, देखो चाय निर्यातक देशों में, चाय निर्यातक देशों में, चाय निर्यातक देशों में, देखो चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का चीन के पश्चात, चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है, विश्व में दूसरा स्थान है। देखो उत्पादन में तो पहला ही है, लेकिन निर्यात में भारत का चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अर्थात पहला तो किसका है? चीन का है, और दूसरा किसका है? भारत का। तो दूसरा स्थान किसका है? भारत का। किसमें? चाय के निर्यात में, चाय के निर्यात में। देखो असम के कुल बोए गए क्षेत्र के, देखो असम के कुल बोए गए क्षेत्र के, असम के कुल बोए गए क्षेत्र के, कुल बोए गए क्षेत्र के, बोए गए क्षेत्र के, असम के कुल बोए गए क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है। क्षेत्र के 53.2% भाग पर, 53.2% भाग पर चाय की खेती की जाती है। देखो असम में जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसके 53.2% भाग पर तो किसकी खेती की जाती है? चाय की खेती की जाती है। प्रमुख क्षेत्र, देखो प्रमुख क्षेत्र, जो चाय के प्रमुख क्षेत्र हैं देश में वो लिख लीजिए। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र। सबसे पहला आएगा असम। सबसे पहला कौन सा आएगा? असम। असम वेरी इंपॉर्टेंट है, असम, है ना। चाय उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सबसे ज्यादा किसमें की जाती है? असम में। देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग पैदा करता है। देखो आधे से भी अधिक भाग तो कौन पैदा कर रहा है? असम। तो पहला स्थान किसका है? असम का। चाय उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है? असम है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। कौन सा नाडु? तमिलनाडु। तो ये प्रमुख क्षेत्र हो गए चाय उत्पादक क्षेत्र। अब अगला नेक्स्ट अपन चलते हैं कॉफी की ओर। कॉफी कहां कहां पर सर्वाधिक मात्रा में की जाती है? तो अपन अध्ययन करेंगे कॉफी का। देखो चाय के बाद किसका अध्ययन करेंगे? कॉफी का।
हेडिंग लगाइए कॉफी। कॉफी, कॉफी, हेडिंग लगाइए कॉफी का। तो देखो कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। कैसी है? रोपण कृषि। कॉफी यह एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। देखो एक तो ये कौन सी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। और दूसरी क्या है? ये रोपण कृषि है। कौन सी कृषि है? रोपण कृषि है। यह पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। इसको भी पीने के काम में लिया जाता है। तो यह पेय पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। यह पेय पदार्थ के रूप में काम ली जाती है। काम में ली जाती है पेय पदार्थ के रूप में, पीने के काम में लिया जाता है इसको भी। देखो पहले सबसे पहले अपन ने किसका अध्ययन किया था? चाय का। वो भी एक रोपण कृषि थी, है ना। उसको भी पीने के काम में लिया जाता था। दूसरी है कॉफी, ये भी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है और इसका प्रयोग भी किसमें लिया जाता है? पीने के काम में लिया जाता है। कॉफी की 3 किस्में हैं। देखो कॉफी की 3 प्रमुख किस्में हैं। देखो कॉफी की 3 प्रमुख किस्में हैं। कॉफी की 3 प्रमुख किस्में, 3 प्रमुख किस्में हैं। देखो कॉफी की कितनी किस्में हैं? प्रमुख 3 प्रमुख किस्में हैं, जिसमें पहली आती है अरेबिका, दूसरी आती है रोबस्ता और तीसरी आती है लिब्रेका। तो पहली आती है अरेबिका। पहली एक नंबर, पहली कौन सी है? अरेबिका। पहली है अरेबिका। नंबर 1 पर कौन सी है? अरेबिका। दूसरी है रोबस्ता। दूसरी कौन सी है? रोबस्ता। और तीसरी है लिब्रिका। तो ये 3 प्रमुख किस्में हैं किसकी? कॉफी की। अरेबिका हो गई, रोबस्ता हो गई और तीसरी हो गई लिबेरिका। देखो इसमें उत्तम किस्म की कॉफी है अरेबिका। उत्तम किस्म की जो कॉफी है वो है अरेबिका। उत्तम किस्म की कॉफी ये कौन सी है? अरेबिका। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उत्तम किस्म की कौन सी होगी? अरेबिका। भारत उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है। भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन किया जाता है? अरेबिका, जो उत्तम किस्म की कॉफी है उसका उत्पादन किया जाता है। भारत उत्तम किस्म की, लिखिए, भारत उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है। देखो उत्तम किस्म की कॉफी कौन सी है? उत्तम किस्म की कॉफी है अरेबिका। उसका भारत सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही मांग है। इसको भी लिख लीजिए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बहुत ही मांग है। देखो विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें इस किस्म की बहुत ही मांग है। भारत विश्व का 3.4% कॉफी का उत्पादन करता है। भारत विश्व का 3.4% कॉफी का उत्पादन करता है। कितने %? भारत विश्व की
3.4% कॉफी का ही उत्पादन करता है। देखो भारत का विश्व में कॉफी उत्पादन की दृष्टि से 8वां स्थान है। कॉफी उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कॉफी उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। कॉफी उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। प्रथम स्थान किसका है कॉफी के उत्पादन में? ब्राजील का। प्रथम स्थान किसका है? ब्राजील का। प्रथम स्थान ब्राजील, यहां लिख लो प्रथम स्थान किसका है? ब्राजील का। ब्राजील। और भारत का कौन सा है? 8वां। प्रथम स्थान ब्राजील का है, प्रथम स्थान है ना, ये स्थान है हा? प्रथम स्थान प्रथम स्थान किसका हो गया? ब्राजील का। और भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। देखो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। प्रमुख क्षेत्रों को यहां पर लिख लीजिए। प्रमुख क्षेत्र देखो प्रमुख क्षेत्रों में पहला आता है, कौन सा आता है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, कौन सा नाटक? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। देखो प्रमुख क्षेत्रों में कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए। देखो देश में समस्त कॉफी उत्पादन का लिखिए, देश में समस्त कॉफी उत्पादन का देखो देश में समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग कर्नाटक उत्पादित करता है। कर्नाटक उत्पादित करता है। कौन उत्पादित करता है? कर्नाटक। 2/3 से अधिक भाग अकेला कौन उत्पादित कर रहा है? कर्नाटक। इसलिए जो कॉफी के उत्पादन में जो भारत में पहला स्थान है वो किसका है? प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का। प्रथम स्थान जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का। कौन से नाटक का? कर्नाटक में, जिसमें 2/3 से भी अधिक भाग कॉफी का उत्पादित किया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि का अपन ने विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास अध्याय 6 की ओर जल संसाधन, अध्याय 6 का जल संसाधनों का अपन कल से अध्ययन शुरू करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखना कि अपनी क्लास कितनी पसंद आए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।